अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूज़, होता क्या है कि ज़िंदगी में हमारा लेट्स सपोज़ आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा और हमें जब नेक्स्ट डे मिलता है तो हम बहुत ही ज़्यादा डाउन होते हैं, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे होते हैं, इसलिए बिकॉज़ हमारा पिछला दिन या पूरा पिछला महीना या तवातर के साथ कुछ दिन जो होते हैं वो अच्छे नहीं गुजर रहे होते। बट ऑलवेज़ कीप इट इन माइंड कि हर दिन का आगाज़ नई थॉट्स के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ करना चाहिए। जो पहले हो चुका वो गुज़र गया, इट हैज़ गॉन, नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द डे। और ये जो आज वक्त आया है, ये जो आज दिन आया है, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आया है। सो नई थॉट्स के साथ, नई स्ट्रेंथ्स के साथ इसको वेलकम करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, मुतमईन रहना चाहते हैं। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की वीडियो वायरल है। इस वीडियो में हमें रिवायती दूल्हा दुल्हन या रिवायती कपड़े नहीं नज़र आ रहे। वैसे तो दुनिया भर में और स्पेशली जब हम एशियन कल्चर में पाकिस्तानियों की बात करें तो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी शादी इस अंदाज़ में हो। मेजॉरिटी ऑफ़ द कपल्स वो ये चाहते हैं कि इस अंदाज़ में शादी हो कि कई सालों तक लोगों को याद रहे। लेकिन इस शादी में अभी ये जो आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, दूल्हा दुल्हन, मोस्ट लाइकली ये मेहंदी या माइयों की ये वीडियो है जिसमें दुल्हन के लिबास पर एलईडी लाइट्स ये लगी हुई हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो थी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो तबसरे हैं सोशल मीडिया पर इस ब्राइडल ड्रेस को लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन ये मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, अभी तक की ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि दुल्हन के लहंगे के ऊपर असल में एलईडी लाइट्स लगी हों। लेकिन बाय द वे अच्छा लग रहा है, मुझे देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। चमक दमक जो है वो इससे बहुत ज़्यादा हो गई है। एनी हाउ, इसी के साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे और भारत में अदालत ने एक अनोखा फ़ैसला दिया है। अच्छा, ये अनोखा फ़ैसला है क्या? अनोखा फ़ैसला ये है कि भारत में एक शख्स ने बिस्किट्स के कुछ पैकेट्स ख़रीदे, एक रिटेल शॉप से तकरीबन 24 के करीब पैकेट्स ख़रीदे। जब वो घर आया एंड ही ओपनड अप द फ्यू पैकेट्स, तो उसने देखा कि कुछ पैकेट्स में लाइक इट वाज़ रिटन ऑन द प्रोडक्ट, जो बिस्किट थे, कि इसमें 16 बिस्किट्स होंगे, लेकिन उसमें से एक दो पैकेट्स में 15 बिस्किट निकले। सो उसने रिटेलर के पास किया और कंपनी से भी रब्ता किया। उन्होंने बॉदर ही नहीं किया और उसको कोई सेटिस्फेक्ट्री जवाब ही नहीं दिया, जिसके बाद इस शख्स ने अदालत से रुजू किया। अदालत से रुजू करने पर अदालत ने अनोखा फ़ैसला दिया और जो कंपनी थी जिसने ये बिस्किट्स बनाए थे उसको भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। सो ऐसा भी होता है, हम पाकिस्तान में, हमारे यहाँ पर इतने इतने केसेस पड़े रहते हैं, इतने अहम नौइयत के केसेस जिनके फ़ैसले लोगों के मरने के बाद अक्सर हो रहे होते हैं। लेकिन ये भी ऐसा भी होता है कि अनोखा फ़ैसला कि जनाब एक बिस्किट कम है पैकेट के अंदर और कंपनी को जुर्माना आयद कर दिया जाए। खैर, एनी हाउ, आगे बढ़ेंगे और अमेरिका में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा है और नए कोविड बूस्टर्स की मंजूरी दी जा चुकी है। और ये भी कहा गया है कि जो 5 साल या 5 साल से ऊपर के बच्चे होंगे वो कोविड की जब वैक्सीनेट ख़ुद को करवा लेंगे तो उसके 2 महीने के बाद वो बूस्टर डोज़ के भी अहल होंगे। और ये जो नई बूस्टर डोज़ है ये XBB वेरिएंट को टारगेट करेगी। सो येस, ये दोबारा से जो बूस्टर डोजेज़ हैं कोविड की, उसकी मंजूरी दी जा चुकी है। लाहौर की बात करें, यहाँ डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। अमेरिका की बात करें तो कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है। एनी हाउ, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हमने आज बात करनी है वर्टिगो पर। वर्टिगो क्या है और वर्टिगो की कैसे तशख़ीस की जा सकती है, इसकी आम वजूहात क्या हैं। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे आजकल कौन कौन से मेकअप ट्रेंड्स इन हैं, इसको भी देखेंगे। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान नेवी और आर्मी के प्रोफेशनल बॉक्सर्स को हराकर सिल्वर मेडल अपने नाम करने वाली खातून रहीला वहीद से। और आखिर में तलाक की शरई हैसियत को भी आज हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है वर्टिगो पर। वर्टिगो एक ऐसा एहसास है कि आप किसी भी चीज़ को जब देखते हैं ना तो आपको लगता है कि वो चीज़ घूम रही है।
अच्छा, वो चीज़ ना सिर्फ घूम रही होती है बल्कि आपके अंदर कुछ फीलिंग्स पैदा हो रही होती हैं। लेट्स सपोज़ आपको लग रहा होता है कि मुझे नौज़िया फ़ील हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फ़ील हो रही है, या अदर देन दीज़ टू आपको ये भी कभी-कभी लगता है कि आपका बैलेंस आउट हो रहा है, आप कहीं गिर ना जाएँ। सो व्हाट एक्चुअली इज़ वर्टिगो, ये होता क्यों है, इसके रीज़न्स क्या है, हाउ वी कैन एक्चुअली ट्रीट इट, इस सब पर बात करेंगे। और डिस्कशन के लिए आई एम हैविंग अलॉन्ग विद मी कायरोप्रैक्टर हैं, दिमागी अमराज का इलाज भी करते हैं, ऑथर भी हैं। हमारे साथ कर्नल जावेद इस वक्त शो में मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो सबसे पहले, हाउ वुड यू डिफाइन वर्टिगो, बिकॉज इट्स रिलेटिवली अ न्यू टर्म और मे बी इट्स अ टर्म जिससे लोग फेमिलियर नहीं हैं। सो आम जुबान में कैसे चक्कर आना कहेंगे? सादा अल्फाज में जी, जैसे आपने कहा चक्कर आना, बेसिकली उसको इस तरह समझिए कि हमारे नर्वस सिस्टम के बेसिकली तीन ही हिस्से हैं। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से पांचों हिस्से काम करती हैं, एंड स्पाइनल नर्व। बॉस पूरी बॉडी का हमारा दिमाग है। अगर कहीं से खून फ्लो अफेक्ट हो या उसको मैसेजेस, लेट्स से कि मैं बाजू अपना मूव कर रहा हूँ, तो कौन ऑर्डर दे रहा है? दिमाग। दिमाग से हो रहे हैं। ये कहाँ के थ्रू हो रहे हैं? थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड में भी, दिमाग में भी। उनके रास्ते ये पास हो रहा है बाजुओं को, और मैं बाजू मूव कर रहा हूँ। ओके, अगर इसमें डिसरप्शन आती है कोई और दिमाग तक पूरा मैसेज नहीं पहुँचता, तो दिमाग को उलझन महसूस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो जब दिमाग उलझन महसूस कर रहा है, उसमें पूरे मैसेजेस नहीं जा रहे, मोटर और सेंसरी नर्व्स के मैसेजेस नहीं जा रहे, तो उस सूरत में दिमाग जो है वो वर्टिगो महसूस करता है, चक्कर महसूस करता है, अनबैलेंसिंग इफेक्ट महसूस करता है। और कई दफ़ा आदमी तो समझता है जैसे ज़मीन नहीं घूम रही, मैं गिर रहा हूँ, मेरी बॉडी घूम रही है। और सब कुछ घूम रहा है क्योंकि नज़र तो उसको आंखों के सामने आ रहा है, लेकिन वो ऐसे दिमाग घूम रहा है, न्यूरॉन्स उसके अंदर ऐसे डिसरप्ट होते हैं कि आदमी महसूस करता है कि मैं बैलेंस में नहीं हूँ और गिर रहा हूँ, चक्कर आ रहे हैं। मैं आपने कॉज पूछा, तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में भी हैं और हमारे दिमाग में भी हैं, जहाँ से सारे ये लिंक जाता है। पांचों हिस्से जब इसकी मदद से काम करती हैं, जो इसके फर्स्ट टू वर्टेब्राज हैं, जैसे C1 C2, सर्वाइकल के 7 वर्टेब्राज हैं टोटल गर्दन के एरिया में। तो वैसे 24 वर्टेब्राज हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, और हर एक के दरमियान में डिस्क है एक्सेप्ट द फर्स्ट टू वन, दैट इज़ वो एटलस और एक्सिस C1 एंड C2 हैं। उससे पेयर ऑफ नर्व्स इनिशिएट करता है, जो कि दिमाग के कुछ हिस्सों को जाता है। C2 ये बैक ऑफ द दिमाग जो है सेंसेशन देती है। जब इनमें थोड़ी सी कंप्रेशन आती है, नर्व्स में प्रॉब्लम आता है, या उसका ये काम ये भी है C1 C2 का कि वो असिस्ट करें बाकी स्पाइनल कॉर्ड को, दिमाग के मैसेजेस को। उनमें जब डिसरप्ट हो जाते हैं मैसेजेस और पूरी तरह कम्युनिकेट दिमाग को नहीं कर रहा, तो दिमाग उससे कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा और उसको घबराहट होती है, जिससे ये वर्टिगो का अमल आता है। और हम अच्छा, ये देखिए, मतलब इसमें इंसान की कैफियत क्या होगी? क्या चक्कर आने लगेंगे? चक्कर आने लगेंगे, गिरने, अपना आप को महसूस करने लगेगा, गिर जाएगा। कुछ लोग तो गिर जाते हैं और अनबैलेंस महसूस करते हैं, और उसको हर चीज़ घूमती हुई नज़र आती है, घूमते हुए नज़र आता है, उसको स्टैटिक नहीं नज़र रहती उसकी। और यहीं से C1 C2 से आपके कानों में भी प्रॉब्लम जाता है, नर्व्स का कनेक्शन जाता है, आपकी आंखों में भी जाता है, दिमाग में भी जाता है। जब सारी जगह मेन चीज़ें जिससे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पांचों हिस्से को असिस्ट कर रहे हैं, वो जगह प्रॉब्लम में आएगी, तो उससे प्रॉब्लम तो आएगा ना, क्योंकि मोटर और सेंसरी नर्व्स इनके थ्रू काम कर रहे हैं, मैसेज दिमाग इनके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। बिल्कुल ठीक। हम कायरोप्रैक्टर, अगर आप कहें, मैं कायरोप्रैक्टर हूँ, और बेसिकली हम इलाज करते हैं तमाम बॉडी पेंस का, शामिल वर्टिगो और शामिल मिग्रेन के, विदाउट मेडिसिन। लेकिन देखें, मैं एक और चीज़ अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया वर्टिगो का, और आई एम श्योर काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, जब आप रूट कॉज पे जाते हैं तो मोस्टली वजह क्या निकलती है ज़्यादातर पेशेंट्स में? और ये वर्टिगो या चक्कर आना, ये कितना कॉमन है? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। बेसिकली दिमाग जब भी अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, तो उसमें वर्टिगो का अमल आएगा। और नॉर्मली ये होता है कि वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो उनको ब्लड थिनर्स दे देते हैं, ऐसी टैबलेट्स दे देती हैं जिससे थोड़ा ब्लड थिन हो के तो पैसेज में नर्व्स के रास्ते आसानी हो जाती है। लेकिन दैट इज़ जस्ट टेम्परेरीली।
टेम्परेली जब तक असर रहेगा दवाई का उसको अफेक्ट करेगा। हम कायरोप्रैक्टर इसके C1 C2 मैंने कहा कि अपर वर्टेब्रास, अगर आप नेट पे अपने प्रोड्यूसर को कहें कि दिखा दे C1 C2 या सर्वाइकल के वर्टेब्रास दिखा दे, तो C1 C2 का कनेक्शन भी आपको दिमाग के साथ जो नर्व्स का पेयर जा रहा है वो मिल जाएगा। अगर उनमें प्रॉब्लम आएगा तो इंसान का दिमाग जब अनकंफर्टेबल महसूस करेगा तो उसको चक्करों वाली कैफियत, अनबैलेंस वाली कैफियत, गिरने वाली कैफियत और घूमती हुई चीज़ें नज़र आएंगी कि ऐसे जैसे घूम रहा है। अच्छा, और इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है कि हम पेशेंट उसको कायरोप्रैक्टर पता कैसे लगेगा? देखिए दो तरीके से, एक तो तरीका ये है कि हम कायरोप्रैक्टर तो विदाउट एनी असिस्टेंस अपने हाथों की मदद से ऐसे चेक करके तो कर लेते हैं चेक। दूसरा तरीका ये है कि आप MRI करा लें अपनी सर्वाइकल के एरिए की, अपनी MRI करा लें। MRI एक इमेजेस वो लेंगे और उसमें रेडियोलॉजिस्ट अपना ओपिनियन दे देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है C1 C2 और C1 C1 C2 इसमें सर्वाइकल के प्रॉब्लम 6 है। वर्टेब्रास है हाँ, और फर्स्ट 2 वर्टेब्रास जो मन का उर्दू में या पंजाबी में मन और का, वो फर्स्ट वर्टेब्रा है, दैट इज कॉल्ड C1 एंड एटलस, C2। दैट इज अच्छा, एटलस। ओके। वो पिवट टाइप एक है जिसपे सारा आपको घुमाते भी हैं, आपको घूमने में मदद ऐसे करता है, घूमता है दिमाग, आप दाएं बाएं गर्दन करते हैं, सर को घुमाते हैं, तो दैट इज़ ए पिवट सॉर्ट ऑफ ए थिंग। तो वहाँ से जब ये चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं तो ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो हम कायरोप्रैक्टर तो उसको डायग्नोज हाथ लगा के भी कर लेते हैं। दूसरा पेशेंट भी बता देता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तीसरा उसका टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट जो है वो MRI है, इमेजिंग है, अच्छा सर्वाइकल के देखिए, 6 ये जब क्योंकि हम वर्टिगो की बात कर रहे हैं कि ब्रेन आपका ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, तब ये चीज़ें आएंगी, चक्कर वगैरह आएंगे। जब आप इसके रूट कॉज में जाते हैं तो क्या कभी ऐसे होता है कि एक पेशेंट जो बहुत अरसे से किसी ट्रॉमा में हो, डिप्रेशन में हो, किसी ना किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो, उसको ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हों और उसमें वर्टिगो आ रहा हो, ऐसे भी होता है? जैसे डिप्रेशन इज़ ए एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये वो थॉट्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस में हैं, जो सतह पे आते हैं और आप उन पे सोचते हैं, ड्वेल करते हैं, बार बार नेगेटिव थॉट्स को मद्देनज़र रखते हैं, उनको सतह पे लाते रहते हैं, उनको उन पे सोचते रहते हैं नेगेटिव चीज़ों पे, जो नेगेटिव वाक़यात या माशरे ने दिए या आपको पेश आए, नाकामियाँ पेश आई हैं कुछ, दैट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। ये जो वर्टिगो है ये बेसिकली बिकॉज ऑफ C1 C2 आता है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ये पहले 2 वर्टेब्रास दिमाग के बाद जैसे ही रीढ़ की हड्डी शुरू होती है तो फर्स्ट 2 वर्टेब्रास जो हैं वो सर्वाइकल के ये हाउ मच दिस इज प्रेवलेंट इन पाकिस्तान? कितने पेशेंट्स बहुत आप ज़्यादा है, बहुत देखते ज़्यादा, हैं? बहुत उनको ज़्यादा। पता होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है? और देखें, कायरोप्रैक्टर के पास जाना हमारे यहाँ पर शायद अभी इतना नहीं नहीं, ये रुझान ट्रीटमेंट ही नहीं कॉमन है। नहीं है। हाँ? ट्रीटमेंट ही कॉमन नहीं है। ये ये यूरोप अमेरिका में इट इज़ ए कॉमन ट्रीटमेंट। मैं यही ये आपसे जानना हाँ चाह रही हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आता है तो मोस्टली लोग किसके पास जाते हैं? वो अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते होंगे, उसको तो ये पता ही नहीं जी, होता होगा। वो मेडिसिन दे तो देता है या उनको कैसे पता MRI अगर लगाया जाए कराता कि है। ये एक कायरोप्रैक्टर का काम है? कैसे ये लोगों को अवेयरनेस कैसे दी जाए? देखें, मैं उसमें गुजारिश ये करूँगा आपसे कि बाहर की दुनिया में तो इलाज ये कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में अभी नया है। आई एम द फर्स्ट वन टू डू स्टार्ट इट। तो अगर ये इलाज है ही नहीं और लोगों को इसको पता ही नहीं है और लोगों के कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं है कि दवाइयों के बगैर भी ये चीज़ हो सकती है, तो उनको जब कायरोप्रैक्टर का पता नहीं है तो वो ढूंढेंगे भी नहीं कायरोप्रैक्टर को। अगर ढूंढें, लेट से किसी को पता है या फ्रॉम माउथ टू माउथ आगे शिफ्ट हो जाता है, बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम फलाना बंदा ठीक कर सकता है, फलाना टाइप का डॉक्टर्स ठीक कर लेता है। लेकिन बाहर की दुनिया में दे आर वेरी फेयर पीपल। अगर उनको पता हो कि एक डॉक्टर के पास आदमी जाता है, उसको पता है कि मैं प्रॉब्लम इसको सही तरह हल नहीं कर सकता, तो ही विल ऑटोमेटिकली रेफर इट टू द कायरोप्रैक्टर जो लेकिन इसको ठीक पाकिस्तान में करता इसका मतलब है इसकी अवेयरनेस नहीं जी, है, it बट is just new. एनीवन It is ऑफ a यू, new treatment. हाँ, इट्स अ न्यू ट्रीटमेंट। हाँ, और अगर people आप are सब not well लोग aware about इससे गुजर रहे हैं, ऐसी कंडीशन हाँ जिसमें आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको हाँ लग रहा है चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं या आपको नौसिया इसके साथ फील हो रहा है, वॉमिट फील हो रही हाँ है, तो फिर आपको ये वर्टिगो का इशू है और इसके लिए द राइट पर्सन टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज़ अ कायरोप्रैक्टर। को वहाँ जाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप इर्द गिर्द गलत किसी डॉक्टर के पास जाएं, या अगर आप राइट डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे शायद वो आपकी इन फीलिंग्स को सप्रेस कर दे लेकिन उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेगा, राइट? ऐसा दैट ही विल बी जस्ट टेम्परेरी हाँ। टिल द टाइम वो मेडिसिन असर करती रहेगी, लेट्स से चंद घंटे, उस वक्त तक असर रहेगा उसका। ब्लड थिनर्स होते हैं अच्छा, ये नॉर्मली। एक और ये चीज़ कि जब ये कोई भी इंसान ये वर्टिगो से गुजर रहा होता है, इसका ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग डज इट गो?
देखिए, जब ख़ास एंगल पे उन नर्व पे कंप्रेशन आती है तो उस वक्त उसको महसूस होते हैं, लेट से खड़े होते वक्त उसका एंगल उस पे आ गया तो उस वक्त उसको फीलिंग आती है। जब चलते हुए किसी वक्त उसको जाविया ऐसा बन गया नर्व गर्दन का जिस पे उसको कंप्रेशन मज़ीद आ गई तो उस सूरत में उसको फील होता है। हर वक्त हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि महसूस हो, लेकिन जब सोते हैं इसमें डिजीनेस भी महसूस होती है, कानों पे भी इफ़ेक्ट होता है, इसमें थोड़ा वॉमिटिंग टाइम नौजिया टाइप भी इफेक्ट आ जाता है। तो उस वक्त ये स्पेशली उठने बैठते वक्त ये ज़्यादा होता है या लेटते वक्त ज़्यादा होता बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, सो हाउ डू यू मोस्टली ट्रीट ऑल दीज पेशेंट्स है। विद सच दैट प्रॉब्लम? इज़ जस्ट एडजस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दैट इज़ कि जहाँ से कंप्रेशन यू है यूज योर हैंड्स? आई यूज़ माई हैंड और इट इज़ वेरी इजी और इंशाल्लाह पहले दिन से अगर कोई पेशेंट हो तो रेफर हिम टू मी और इंशाल्लाह पहले दिन से उसको फ़र्क पड़ेगा और उसकी बेहतरी आ जाएगी, दैट टू विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जब हम वर्टिगो की बात करते हैं तो नॉर्मली ये जीन्स में किसी के आ रहा होता है, क्या ये एक मौरूसी बीमारी है या ये क्या है? नो, मैं उसमें ये और आपके नाजरीन को ये बताना चाहूँगा, बेसिकली इट इज़ ओल्ड एज प्रॉब्लम। हम्म। ठीक है, ओल्ड एज में आना चाहिए। क्यों? स्पाइनल कॉर्ड में और तमाम हड्डियों में फॉर दैट मैटर आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती हैं एज वी प्रोसीड इन एज। लेकिन आजकल के बच्चों में भी प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? इसलिए कि वे जस्ट लेफ्ट एज पर द नेचर्स लाइफ। जैसे नेचर हमें चाहती है रहना, हम उस तरह रहते नहीं हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एक लॉन में घास हो, उसको खाद और सब कुछ पानी देते रहें, लेकिन उस पर धूप ना पड़े, तो क्या वो सबस तो नहीं रहता ना? इसी तरह हमारा लिविंग स्टाइल आजकल ये बन गया है कि हम कमरों में रहते हैं, एसी की गाड़ी में बैठते हैं, फिर ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। धूप में बच्चे खेलना ही पसंद नहीं करते, आके लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, मोबाइल पे बैठ जाते हैं। जब बैठ के इन्हीं चीज़ों पे करना है तो धूप उसमें से, दैट इज़ विटामिन डी, जो धूप की छाँव में आनी है, जैसे मैंने घास की मिसाल दी। तो इसी तरह हमारी कैल्शियम जज़ब नहीं होती। बच्चा हो या बूढ़ा, जो बूढ़ों की बीमारियां थी अब बच्चों में भी मुंतकिल होने लगी हैं। जब हड्डियां कमज़ोर होंगी, पोस्चर टेढ़ा करके बैठेंगे, तो उस सूरत में स्पाइनल डिजेनरेटिव चेंजेस जब आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो उस सूरत में फिर पोस्चर जो है अफेक्ट करता है। लेट से आपने कंप्यूटर और मोबाइल यूज़ करते हुए लोगों को गर्दन झुका के बैठे हुए देखा होगा। जब अक्सर गर्दन झुका के और मुख्तलिफ जाविये पे बैठेंगे तो पोस्चर में फिर यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। ज़्यादातर लिंक हमारे लाइफस्टाइल से है। अब प्रॉब्लम लाइफस्टाइल में आ गया, जहाँ मॉडर्न साइंस ने हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ दी, वहाँ पे चंद एक प्रॉब्लम लाइक विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आ गई। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम बाहर खेलने से, फील्ड के गेमें खेलने से बहुत परसेंटेज उसको छोड़ के अब अंदर खेलना मोबाइल और लैपटॉप पे पसंद करते हैं। अच्छा, इस सब में एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप किसी को ट्रीट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली दीज विल बी कॉल्ड एज द सेशंस, आप किसी को सेशन दे रहे होंगे। नॉर्मली एक सेशन कितने देर का होता है और एक पेशेंट जो है इन हाउ मेनी सेशंस, इन हाउ मच सेशंस वो ठीक हो जाता है? मैंने आपसे गुजारिश की कि इंशाल्लाह रिलीफ पहले दिन से, फर्स्ट टाइम से मिलना शुरू हो जाएगा। टाइम ऑफ सेशन दैट डिपेंड्स ऑन कि कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप साथ साथ एहतियात क्या बता रहे होते हैं? कोई लाइफस्टाइल चेंजेस, कोई खुराक नहीं, में चेंजेस, किसी भी पेशेंट मैंने को आपसे व्हाट डू यू गुजारिश की कि रिकमेंड पहले मोस्ट ऑफ द टाइम? डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं हमारी बोन्स में, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं। लेट्स से अगर डिजेनरेटिव चेंजेस आएँ तो उस सूरत में तो हम जब तक उन डिजेनरेटिव चेंजेस को रेक्टिफाई नहीं कर लेते हैं, उनकी रेमेडी बता नहीं देते। लेट्स से विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई, उसका टेस्ट करा के तो उनको रिकूप नहीं कर लेते, वो चीज़ें जो डेफिशिएंट हो उनको पूरा नहीं कर लेते, तो उस वक्त तक एहतियातों की ज़रूरत होती है कि वज़न ना उठाएं, झटका ना लगने दें, सच लाइक थिंग्स। लेकिन फ़र्क पहले दिन से पड़ना शुरू हो जाता है। बेसिकली अगर प्रॉब्लम बोन्स में नहीं है, वीकनेस नहीं आई, या ओल्ड एज में आए या बच्चों में आए, तो उस वक्त तक ये प्रॉब्लम आम तौर पे नहीं आती। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर किसी को ये रियलाइज़ हो जाए या जिस तरह से इसका डायग्नोसिस हो जाए कि वर्टिगो से गुजरा जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सो घर पर रहते हुए इसका कोई ट्रीटमेंट है? कोई मतलब होते हैं ना हमारे यहाँ पर होम रेमेडीज़ होती हैं, तो इज़ देयर एनी होम रेमेडी जिसको घर पे ही रहते हुए इसको साथ साथ किया जाए सो दैट इट कैन रिलीव द कंडीशन? देखिए, बेसिकली तो मैंने गुजारिश की कि जब तक रूट कॉज ठीक नहीं होगा उस वक्त वो परमानेंट रूट इफेक्ट कॉज नहीं यही है कि वो रूट कॉज आपके ये कि अपनी डेफिशिएंसी को अवॉइड करें।
विटामिन डी लें, धूप में बैठें, उसका इस्तेमाल करें, धूप का बच्चों को इस्तेमाल कराएं, उनको फील्ड में मजबूर करें, उनको फोर्स करें कि कुछ टाइम नेचर के मुताबिक गुजारें। और अगर वो अपनी डेफिशिएंसी नहीं आने देते तो सबसे बड़ी उनके लिए स्ट्रेंथ ये है कि उनकी बोन्स पूरा का स्ट्रक्चर बोन्स का है। और मैं सिर्फ वर्टिगो तक आपको ये नहीं कहूँगा कि C1 C2 में प्रॉब्लम आएगा। जब भी ये आएगा C1 C2 के बाद ये C6 को भी अफेक्ट करेगा, जहाँ से हाथ, यानी गर्दन, अगर इसका कंधों, बर बाजू वक्त में इलाज ना करवाया जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके? जी, इसमें डिजीनेस डेंजर्स आने लगेगी, आपके मुंह टेढ़ा होने लगेगा, दांतों में प्रॉब्लम, TMJ ट्राइजेमिनल नर्व दब जाती है, यहाँ से वो आने लगती है, मिग्रेन आने लगती है, आंखों में खिंचाव आने लगता है, आंखें वीक होने लगती हैं, गर्दन, कंधों, बाजों में दर्द आने लगती है। अच्छा, अगर जिन लोगों को मीग्रेन है, जैसे मुझे भी मीग्रेन होता है, तो क्या इसकी वजह ये हो सकती है? लेकिन मेरे साथ हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किस चक्कर नहीं आते नहीं, हैं। चक्कर ज़रूरी नहीं है ना, वो हाँ तो कंप्रेशन के एंगल पे होगा ना, वो प्रॉब्लम उस जगह के किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है उस पे होगा। हाँ लेकिन अगर मिग्रेन है तो दैट मीन्स कि देयर इज़ ए डेफिनेट प्रॉब्लम विद योर सर्वाइकल स्पाइन, दैट इज़ C1 C2 एंड ऑफ कोर्स वो C6 तक तो लेकिन ट्रेवल अभी कर तक मैंने चुका आपसे होगा। जितनी भी डिस्कशन किया ना, मुझे उसमें यही समझ आ रहा है कि अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लें। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप सनलाइट के साथ आपका एक्सपोजर है, या विटामिन डी ले रहे हैं अलॉन्ग विद कैल्शियम, सो आप ठीक रह सकते हैं। अगर आप फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो आप एक सेफ डिस्टेंस में रहते हुए इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, सो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रह सकती हैं, राइट? दिस इज व्हाट आई सेड कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर बेटर देन देन क्योर, इट इज क्योर। पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन। लेकिन वैसे हाँ, एक ऐसा मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई है, आपने कहा पहले सेशन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, नॉर्मली कितना वक्त लगता है इसको मुकम्मल ठीक होने में? और क्या ये ट्रीटेबल है या ये मैनेजेबल है? नहीं, इट इज 100% ट्रीटेबल, अच्छा क्योरेबल, कंप्लीट ठीक, क्योर, वन। ठीक है, दूसरा फर्क तो पहले दिन से कितना टाइम लगेगा? डिपेंड ऑन कि वो कितना मसला कितना है, कितने ज़्यादा उसके अफेक्ट हो चुके हैं। मैंने कहा कि C1 C2 से जो कंप्रेशन है, जो उसमें प्रॉब्लम है, उसमें ना आपकी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, टेनाइटस होने लगता है, कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, कान सुनना। मेरे पास एक खातून आजकल आ रही हैं, उनको, वो टीचर हैं बेसिकली, और उनको टीचिंग में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ना किसी की आवाज़ सुन सकती हैं, बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, और वो ख़ुद भी अनकंफर्टेबल हैं अपनी इस प्रॉब्लम से कि मैं तो हर जगह से इलाज कर चुकी हूँ, मेरी सुनाई नहीं ठीक हो रही। जैसे मैंने उनका एडजस्टमेंट की C1 C2 की, उसी वक्त वो बात सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं बात करूँ वो सुनने लगी। तो हम रियलाइज़ नहीं करते कि प्रॉब्लम कहाँ है। और सो जब वी नीड मोर पीपल लाइक यू इन पाकिस्तान, क्योंकि एक तो ये कि इसके हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन जी, अभी अवेयरनेस, जिस तरह से कह रहे हैं कि ये इट्स रिलेटिवली न्यू ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान एंड ओनली यू आर डूइंग दिस, सो मेरे ख्याल में इसको और कॉमन भी होना चाहिए। एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, प्लस इसको अच्छे से ट्रीट करने वाले हमारे पास कायरोप्रैक्टर्स आपकी तरह के भी होने चाहिए। बट लाइफस्टाइल इज़ द की। लाइफस्टाइल को बेहतर रखते हुए, बैलेंस डाइट के साथ और हर चीज़ को ठीक रखते हुए, आई थिंक आप इन चीज़ों को बहुत हद तक इनसे खुद को बचा सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच। आई थिंक यू वांट टू से समथिंग, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दे से कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, सो आप तो सेफ पहले साइड पे पहले तो आप अपनी प्रिवेंशन करें ना। सही। आप उन चीज़ों को, हड्डियाँ 7 चीज़ों पे मुश्तमिल है, जैसे मैंने गुजारिश की, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और सम ऑफ द अज्जा जो हैं इसके, लेट्स से कैल्शियम, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन विटामिन डी फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर विटामिन डी उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो विटामिन डी की एब्सेंस में कैल्शियम भी आपकी बोन्स में जज़ब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक और जब जज़ब नहीं होगी तो बोन्स वीक होने लगेगी, बिकॉज इट हैज़ ए मेजर शेयर सो इन वो द वही बात है ना कि एक बोन्स। बैलेंस डाइट, और हाँ, जिस तरह आपसे आप कह रहे हैं कि डाइट में विटामिन डी का होना या हाँ, कैल्शियम का होना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच कर्नल जावेद, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम मेकअप पर बात करने जा रहे हैं। जब हम मेकअप की बात करेंगे ना, तो तमाम ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगी, बिकॉज मेकअप का शौक़ हर ख़ातून को होता है। किसी को न्यूड मेकअप पसंद होता है, किसी को थोड़ा डार्क मेकअप पसंद होता है। बच्चियाँ भी ऑब्वियसली बहुत शौक करती हैं। आप छोटी छोटी बच्चियों को देखें तो उनको क्यूटिक्स लगाना, उनको लिपस्टिक्स लगाना, ये बहुत पसंद होता है। अच्छा, जब हम मेकअप की बात करते हैं और जब आप कोई मेकअप करते हैं तो इसमें ट्रेंड्स बड़े काउंट करते हैं। देयर वाज अ टाइम जब कोई लाइनर लगाता था तो उसको ऐसे निकाला होता था, और एक आर्ट टाइप या उसके एजेस जो थे उसको बड़ा
कर्व करके ऊपर करके ले जाया जाता था। अब आजकल इस तरह का ट्रेंड नहीं है, आजकल ज़रा सटल मेकअप चल रहे हैं, आजकल ज़रा न्यूड से मेकअप चल रहे हैं। मेरे जैसा बंदा हो तो उसको बड़ा लाइट सा मेकअप पसंद होता है, या डिपेंड करता है कि इवेंट कौन सा है। सो हर एक की प्रेफरेंसेस भी फ़र्क होती हैं। ऑब्वियसली ये जो ट्रेंड्स हैं ये भी बड़े मैटर करते हैं कि आपकी चॉइस क्या होती है। फिर बहुत सी ऐसी ख़वातीन जिनको ये प्रॉब्लम्स पेश आ रहे होते हैं कि अगर हम बेस लगाते हैं तो बेस हमारी फट जाती है, या बीच में क्रैक्स आने लग जाते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि गर्मियों का सीज़न है, बेस स्टे नहीं करती। तो सब सवाल आज हम पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मेकअप एक्सपर्ट सबा जावेद इस वक्त शो का हिस्सा है। सबा, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले ये कि हम करंट ट्रेंड से स्टार्ट कर लेते हैं। राइट नाउ अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो किस किस्म का मेकअप बहुत ज़्यादा इन है? सॉफ्ट मेकअप बहुत ज़्यादा इन है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट आईज एंड सॉफ्ट लिप्स। अगर आपने लिप्स डार्क लगानी है, रेड लगानी है, तो बहुत सॉफ्ट आईज होंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो शिमरी एंड ग्लिटरी मेकअप पसंद करते हैं, लेकिन पहले ये होता था कि वो शिमरी ग्लिटरी में भी बहुत बड़ा विंग लाइनर और बहुत कॉर्नर सा ड्रॉ हुआ होता था। अब वो कॉर्नर नहीं होता, ब्लेंडेड ब्लेंडेड मेकअप होता है। अगर शिमर एंड ग्लिटर भी है तो ब्लेंडेड है, और अगर सॉफ्ट है तब भी ब्लेंडेड है। यहाँ तक कि जो लाइनर भी अब लगाया जाता है ना, उसको स्मच किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, उसको सॉफ्ट इफेक्ट किया जाता है। मेजर जो टारगेट होता है ना, तो वो ये होता है कि यूथफुल आपको लुक दी जाए। मतलब कोई भी बच्ची है वो, मतलब एजिंग वाली जो स्किन है या एक्नी स्किन है या जो भी है, उनके जैसे भी फीचर्स हैं उनको निखारना, उनको सॉफ्टली निखारना, बहुत शार्प शार्प लाइंस ना ड्रॉ करना, शार्प शार्प कॉन्टोर लाइंस ना ड्रॉ करना। और ब्लश भी है, आजकल ब्लशी लुक्स बहुत ज़्यादा इन है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा ब्लेंड किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक। ब्लेंडेड सॉफ्ट अच्छा, मेकअप वैसे ट्रेंड है। मेरा ना हमेशा मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक वो वक्त था जब इतने, जिसको आप विंग लाइनर कह रही हैं, इतने मोटे मोटे लाइनर्स और इतनी इतनी ज़्यादा बेस, वो जो केक वाली लुक आती थी, या बहुत डार्क आई मेकअप और उतना ही डार्क नीचे लिपस्टिक, और कपड़े भी फिर उतने ही डार्क। ये चीज़ें, ये ट्रेंड्स कहाँ से आए? क्या तब किसी को इतनी सेंस नहीं थी? अब सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस बिल्कुल, दी है। सोशल मीडिया बहुत मतलब एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मुझे यहाँ पे बुलाया है इंटरव्यू के लिए, लिटरली इट्स बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमें ये अवेयरनेस देता है कि कौन सा सैलून से हमें मेकअप कराना चाहिए, कहाँ का ज़्यादा अच्छा जा रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइसेस क्या चल रही हैं, रीज़नेबल प्राइस कहाँ पर है। तो ये सोशल मीडिया हमें बताता है, और सोशल मीडिया की वजह से हमें हर चीज़ का पता चलता है, कहाँ का मेकअप सबसे ज़बरदस्त है। कंपैरिजन्स होते हैं, बार बार हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को सर्च करते हैं और चेक करते हैं कि ये फिर ट्रेंड क्या चल रहा होता है, वो भी पता चल रहा अच्छा होता है। देखिए, आजकल मैं एक और चीज़ देखती हूँ कि यंग बच्चियाँ, हाँ, इनमें मेकअप का बहुत हुँ, रुझान है, और वो सेल्फ टॉट हैं, खुद से बिल्कुल, सीख रही हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। देयर इज़ सो मच डेटा अवेलेबल ऑन यूट्यूब, देयर इज़ सो मच कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब कि आप हुँ, वहाँ पर जाएं, अपनी मर्ज़ी की आप वीडियो देखें, आप कर्ल्स करना भी बालों को सीख जाएंगे, आप ब्लो ड्राई करना भी सीख जाएंगे। आप में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा पैशनेट होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज सोशल मीडिया इज़ देयर, अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आपने बताया कि अब जो लोग हैं वो सटल मेकअप और इस तरह से मेकअप जो हाँ है वो जी, पसंद कर रहे हैं। अगर किसी का ड्रेस बहुत ज़्यादा शार्प कलर का है, हाँ, डार्क हाँ, कलर का है, और शादी का इवेंट है, हुँ, हुँ, ब्राइड की नहीं मैं बात करी, लेकिन अगर आपने हाँ, हाँ, एज अ गेस्ट शादी में शिरकत बिल्कुल। करनी है, या आप दुल्हन या दूल्हे के बहन हैं, सो अगर आपका ड्रेस बहुत ब्राइट कलर का है, सो इसके लिए नॉर्मली क्या आप लुक्स प्रेफर करते हैं? न्यूड मेकअप, मतलब जो होता है ना, न्यूड कलर्स एंड न्यूड मेकअप हम उसको सजेस्ट करेंगे। और जब आईज़ ड्रॉ करेंगे तो आईज़ के ऊपर हम लाइनर लगा के उसको स्मच करेंगे। फिर हर बच्ची जो होती है, जब वो उसको होता है कि जी मेरी सिस्टर की शादी है, मेरी कज़न की शादी है, या बहुत जो क्लोज़ वंस होते हैं उनकी शादी आ रही है, तो उनका भी दिल करता है कि मैं भी शिमर आईज़ पे लगाऊँ, ग्लिटर आईज़ के ऊपर लगाऊँ। लेकिन हम वो लगाते हैं, लेकिन वो जो कॉर्नर होता है ना, वो नहीं होता हमारा, वो हम्म। ब्लेंड हुआ होता है। और आजकल पता क्या चल रहा है कि पिंक चीक्स बहुत ज़्यादा इन है, यानी हम्म। ब्लश ऑन। लेकिन वो ब्लश ऑन इस तरीके से कि वो पेंडू ना लगे, तो हम्म। इस तरह का किया जाता है। अच्छा, एक वो टाइम था कि कॉन्टोर्स बहुत ज़्यादा होते थे, इतने अब नहीं, डार्क डार्क हाँ, कॉन्टोर्स होते थे, या अगर आपने आई मेकअप भी करवाया, सो आपने जो डेप्थ दी है आंखों पर, हुँ, आई मतलब आई हाँ, शेड एक तो लगाया ना ऊपर, जो आप डेप्थ हाँ, देते हैं, हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राउनिश टोन की होती थी। अब जी, मैं जी। अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे उसमें लाइट सा पिंक पसंद है, बड़ा न्यूड सा हुँ, कलर पसंद है।
अगर वो डार्क होता है तो मुझे लगता है कि आंखें क्या अजीबोगरीब किस्म की लग रही हैं। सो येस, चॉइसेस और प्रेफरेंसेस जो हैं वो ओवर द ईयर्स चेंज हुए हैं, ख़वातीन को अवेयरनेस भी आई है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वेस्ट की, वहाँ पहले फॉलो की जाती हैं, हम ज़रा लेट हो जाते हैं उनमें। बिल्कुल बिल्कुल मतलब वहाँ पर आप हम्म, देखें कि वो मेकअप, ज़ीरो मेकअप का रुझान है ना। बिल्कुल सो बिल्कुल अब हमारे यहाँ पर वो चीज़ें अब आहिस्ता 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 होकर आ रही हैं, और फिर हमें पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी मेकअप कर लें तभी आप अच्छे लगें। इसमें एक और चीज़ व्हाट आई फील कि बालों का बहुत किरदार होता है। बिल्कुल आपका बिल्कुल मेकअप एवरेज भी हो लेकिन अगर आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी हुई हो ना, बिल्कुल बिल्कुल सो यू लुक फैब्युलस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अंडर बेस बेस के नीचे कॉन्टोर होने लग गया, इसलिए भी हमें पर्सनली दिखते साथ ही लगता है कि कॉन्टोर कम हुआ हुआ है। कॉन्टोर हुआ होता है, बल्कि ज़्यादा हुआ होता है, लेकिन उसके जो जो फीचर्स ड्रॉ करने होते हैं ना, वो बेस से पहले ड्रॉ कर दिए जाते हैं। एंड देन जब उस पर बेस लगती है ना, तो वो आपको नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। अच्छा, इसकी क्या वजह हम्म, है कि बेस के नीचे क्यों कॉन्टोरिंग हाँ स्टार्ट जी, हो इसकी गई है? ये है कि जब आप पाउडर कॉन्टोर फ्रंट पे करते हैं, यानी टॉपिकली जब आप पाउडर कॉन्टोर करते हैं ना, तो वो नज़र आता है ना, इट्स ऑन द टॉप ऑफ द फाउंडेशन। लेकिन आप जब लिक्विड कॉन्टोर करते हैं या स्टिक कॉन्टोर करते हैं या बेस से पहले ही करते हैं, तो उसमें जब उसके ऊपर बेस लग जाती है ना, तो वो ब्लेंड अच्छा हो जाता है और फिर फ्रंट पे बिल्कुल टॉपिकली कॉन्टोर कम लगाना पड़ता है, वो ऊपरा ऊपरा नहीं लगता। अच्छा देखिए, कॉन्टोर्स भी तो दो तरह के होते हैं ना, एक पाउडर कॉन्टोर होता है, एक जी वो जी लिक्विड्स वगैरह में जी आया जी जी होता है। सो आप ये कह रही हैं कि अगर पाउडर फॉर्म में है, अगर आपने उसको मतलब ऑब्वियसली किट वाली फॉर्म में वो जो जी जी डिफरेंट जी जी पाउडर्स होते हैं वो आपने बेस के ऊपर अप्लाई करना है। अदर देन दिस, अगर आपके पास लिक्विड कॉन्टोर है हाँ तो जी, वो आपने पहले लिक्विड नीचे, अप्लाई करना है, देन यू वुड हैव टू अप्लाई बेस ओवर इट। हाँ जी। ठीक है, ऐसा ही है। आप ऐसा है कि देखिए, अब पर्सनली मैं फ़ीचर्स को स्टडी करती हूँ। बेसिकली हमने फ़ीचर्स को स्टडी करना होता है। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनली जा रही हूँ। मुझे जिनका राउंड फेस है ना, मुझे उनको ही कॉन्टोर देना है। जिनका पहले से ही पतला फेस है, कॉन्टोर वहाँ करूँगी जहाँ पे ज़रूरत है। क्या करती हूँ कि जो ब्लश ऑन भी है, मैं वो भी फेस के नीचे दे देती हूँ। उसके ऊपर जब आप बेस देते हैं ना, तो बहुत कम ब्लश ऑन लगाना पड़ता है, बहुत कम कॉन्टोर करना पड़ता है। तो देखने में यही लगता है कि इतना कम मेकअप हुआ है, बट आई फिर एम भी प्यारी श्योर लग रही हूँ। बहुत सी ऐसी खवातीन होंगी जिनके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा कि ब्लश ऑन नीचे लगाएंगे और ऊपर आप जब बेस यस। लगाएंगे तो फिर तो ब्लश ऑन सारा गायब हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। एक्चुअली लिक्विड ब्लशेज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए हैं। और जब आप लिक्विड ब्लश, अब मेरा जो पेज है ना, जो मैं मेकअप वंडर्स बाय सबा जावेद मेरा पेज है, उसमें मैं ट्यूटोरियल्स भी बहुत देती हूँ और उसमें मैं बाकायदा दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या कुछ यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें लिक्विड ब्लशेज़ अक्सर पहले लगा देती हूँ। लेकिन लिक्विड ब्लश भी लगाने का एक सटल ये बात है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि स्किन का जो टेक्सचर है वो पहले स्टडी होना चाहिए। मतलब अगर ऑयली स्किन है तो उसपे लिक्विड ब्लश नहीं लगा सकते ना। तो स्किन का टेक्सचर अगर स्टडी हो गया है, तो फिर लिक्विड ब्लश वहाँ पे लगाना है, भी पसीना नहीं आना तो लिक्विड ब्लश लगाना है। हम्म। अदरवाइज़ ये है कि आपको टॉपिकली ही काम अच्छा, करना जिन पड़ेगा। लोगों की आप कह रही हैं कि स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है या ऑयली होती है, फिर उनको लिक्विड नो, वाली नो, नो, चीज़ों की तरफ नहीं बिल्कुल जाना चाहिए, फिर उनको पाउडर मैट, वाली चीज़ों पर आना मैट, चाहिए। मैट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और ये भी चीज़ है कि अगर आपने आईज़ थोड़ी सी न्यूड कर ली तो आप लिपस्टिक डार्क कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल, आपने लिपस्टिक न्यूड कर ली है तो फिर आप आईज़ डार्क कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल ऐसे सो ही। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? मेरे ख्याल में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हर एवरलास्टिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये कभी भी नहीं कम होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर एनहांस कुछ कोई जो मतलब चेंज ट्रेंड आएगा, वो एक्सटेंडेड ट्रेंड आएगा कि लाइनर्स बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये जो सॉफ्ट का ट्रेंड है ना, ये कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला। दिस ये इज पहले भी नॉट चलता गोइंग था। एनीवेयर, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, स्पेशली ये जो आजकल का मौसम है, दे ऑलवेज कम अप विद द कंप्लेन कि हम बेस लगाते हैं तो बेस ठहर नहीं रही होती, हुँ, बेस हुँ। बार बार मेल्ट हो रही होती है। अब मार्केट में इतनी तरह की बेसेस अवेलेबल हैं, जी, बीबी जी। फॉर्म में भी हैं, जी, जी। लिक्विड बेसेस हुँ, भी हुँ। अवेलेबल हैं, टीवी स्टिक्स भी अवेलेबल हैं, इसके साथ साथ सुपर स्टे पाउडर्स भी बिल्कुल, अवेलेबल बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। किस चीज़ को अपनाया जाए, स्पेशली इस सीज़न की हम बात करें कि हमारी स्किन के ऊपर बेस स्टे करे? हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, जिस फाउंडेशन के ऊपर लिखा होता है ना मैट, वो ऑयली स्किन के लिए होती है। और जिस फाउंडेशन के ऊपर लिखा होता है ना ड्यूई, वो ड्राई स्किन के लिए होती है। तो ये चीज़ हमने अक्सर आपने सुना होगा मैट एंड पोरलेस, मैं ब्रांड डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मैट एंड पोरलेस लिखा होता है। और वो ज़ाहिर-सी बात है, वो ऑयली स्किन के लिए। आपने जिस तरह की स्किन है उससे उल्ट फाउंडेशन यूज़ करनी है, ताकि आपका जो
pH है ना स्किन का वो बैलेंस हो जाए तो अगर कोई मेरी प्रॉब्लम ऑयली स्किन है तो क्या मुझे मैट लिक्विड बेस इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए? मैट ऑपोजिट। आपकी ऑयली स्किन है ना, लेकिन लिक्विड में भी मैट आता है। बिल्कुल लिखा होता है, फाउंडेशन के ऊपर लिखा हुआ होता है कि मैट। हम्म। और जो आपने ड्राई स्किन पे फाउंडेशंस यूज़ करनी होती हैं, आप वो ऐसी फाउंडेशन लें जिसके ऊपर लिखा होता है ड्यूई, ड्यूई, बिल्कुल ठीक। ये चीज़ होती सो है। ये आप सब लोग जो हैं, सब ख़वातीन वो नोट कर लें कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने मैट बेसिस का इस्तेमाल करना है, अगर बिल्कुल। आपकी ड्राई स्किन है तो ड्यूई ड्यूई लिखा होगा, सो आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है और फिर ये स्टे स्टे करने करता का है। अच्छा, हमारे यहाँ पर समर्स की अगर हम बात करें तो ऑयली स्किन पाउडर्स का बड़ा रुझान है, जी वो जी जो वाटर बेस्ड पाउडर्स होते जी हैं। जी जी मैं पाउडर एक्चुअली कभी भी ख़त्म पैन नहीं। केक्स की यस मैं यस यस बेसिकली बात कर रही हूँ। पैनकेक्स का रुझान अब कम इसलिए हो गया, आप खुद सोचें क्या लिखा होता है पैन केक, इट मीन्स के इट विल ब्रिंग आउट अ केकी फाउंडेशन। आजकल ना हर बच्ची की, हर लड़की की, हर खातून की यही मतलब ख्वाहिश होती है कि बेस लगी भी हो और पता ना चले, केकी ना हो। मेरे पास आने वाली सब बच्चियाँ सबसे पहले कहती हैं केकी ना हो। तो पैनकेक्स में क्या होता था कि थिक लेयर हो जाती थी, तो पैनकेक्स हमने ख़त्म कर दिए हुए हैं। इस वक्त हम क्या किस पे काम कर रहे हैं, लिक्विड फाउंडेशंस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह की स्किन होती है उस तरह उसके हिसाब से हम आपको आपको लगता है कि वैसे इतने सालों में देयर वाज अ टाइम जब ब्राइड का जब मेकअप होता था उसमें टीवी स्टिक्स का बहुत इस्तेमाल बिल्कुल किया बिल्कुल जाता था, अभी भी होता है, अब किया जाता है या अब कम किया जाता है? बहुत कम किया जाता है। इस वक्त अगर मैं भी अगर टीवी स्टिक यूज़ करती हूँ ना, तो मैं सिर्फ कलर करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ। जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हो, जहाँ पर एक्नी स्पॉट्स हो और मतलब इम्परफेक्शंस ऑफ द स्किन ना, सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि जो काम वो करती है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ कर सकती है। इतना 7 साल हो गए मैंने मुझे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, अपने ब्लेमिशेस को हाइड करने के लिए ऑरेंज ये इनका ओरिएंटल टीवी स्टिक जी या जी जी टीवी जी स्टिक्स का जी जी इस्तेमाल जी करते हैं इंस्टेड ऑफ के वो किसी प्रॉपर कंसीलर की तरफ यस जाए, तो यस कंसीलर के ऑल्टरनेट में वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर बिल्कुल लेते हैं और ये हम बड़ी देर तक चलती है। हम्म, असल होनी चाहिए वैसे तो टीवी स्टिक की बहुत कॉपियाँ, 2 नंबर, हाँ 3 जी हाँ नंबर, जी हाँ ये जी भी बहुत अवेलेबल है, आप अच्छी जगह से लें और ये आपकी बहुत देर तक चलेगी भी और बिल्कुल बहुत अच्छी कवरेज देती है। बिल्कुल अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि अभी आपने कहा मैट और ड्यूई, इन दोनों में लिक्विड जब हम बेसिस की बात करते हैं, इसकी कवरेज कैसी होनी चाहिए? बिकॉज़ मैंने 1-2 ब्रांड्स ऐसे इस्तेमाल किए जो बहुत पतली जिसकी बेस थी। अब बिल्कुल जितनी बिल्कुल पतली होती है वो उतनी ज़्यादा लगती है, जितनी जी जी कवरेज मतलब जो जितनी थिक होती है वो उतनी थोड़ी लगती है। बिल्कुल, इसकी मैं मिसाल आपको दे देती हूँ। ये वही बात हुई कि जो मैट एंड पोरलेस या मैट फाउंडेशंस होती हैं ना, वो थिक होती हैं और जो ड्यूई फिनिश होती हैं ना, वो पतली होती हैं। इसका मतलब है अगर ड्राई स्किन है ना आपकी, तो आपने पतली और रनी कंसिस्टेंसी की और ड्यूई फिनिश फाउंडेशन लगानी है। अब आ जाती है पाउडर की बात। जो पाउडर इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो सेटिंग पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं, या फेस पाउडर्स, कॉम्पैक्ट पाउडर्स यूज़ कर रहे होते हैं। उनका काम होता है बेस को जहाँ पे आपने ब्लेंड किया, सेट कर दिया। प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं कि अक्सर लोग कहते हैं पैचेस बन जाते हैं। पैचेस की प्रॉब्लम, पैचेस वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे आपने अभी बेस को प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं किया, कहीं पर ब्लेंड हुई हुई रह गई और आपने पाउडर से वहाँ पे सेट कर दिया। इसका मतलब जहाँ से ब्लेंड हुई हुई रह गई, वहाँ पे जब आपने पाउडर से सेट कर दिया, तो वो जो अनब्लेंडेड एरिया है ना, उसको कहते हैं पैच। समझ आ गई? इसका मतलब अगर आप वेल ब्लेंडिंग करेंगे, तो उसके ऊपर जब आप पाउडर के साथ सेट करेंगे तो बेस फ्लॉलेस होगी। और मुझे ऐसे लगता है कि आप जितनी कम बेस का इस्तेमाल करते हैं ना, उतने ही आपके पैचेस कम बनते हैं। आप बिल्कुल पाउडर अच्छा सा उसको कर लें, आप बिल्कुल ट्रांसलूसेंट पाउडर, जी लूज जी 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 पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर, कोई भी पाउडर अच्छा सा, उसको आप अच्छी सी कवरेज दे देंगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मेकअप? क्या क्या अप्लाई करना चाहिए अच्छा मेकअप हाँ करने जी से हाँ पहले? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और हर बच्ची के ज़हन में ये सवाल होगा, क्योंकि ये डिसाइड करता है, आपकी आफ्टर लुक डिसाइड करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हर बच्ची को ये पता होना चाहिए कि उसकी ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है कि कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर ऑयली स्किन है ना, तो उसका मतलब है कि उसके फेस से ऑयल ना सीक्रेट हो रहा हो ड्यूरिंग फाउंडेशन। तो अच्छी तरह फेस वॉश होगा, टोनर होगा। आपने अक्सर पूछा होगा क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसका फेस वेल ड्राइड रखना है जिसकी ऑयली स्किन है। अगर ड्राई होगा और फिर आपकी फाउंडेशन उसके ऊपर लगेगी, हो ही नहीं सकता कि उसके फेस पर बेस ना ठहरे। अगर ड्यूरिंग फाउंडेशन
फाउंडेशन अप्लाई करने के दौरान उसके फेस से ऑयल सिक्रीट हो रहा है, तो वो कैसे स्टे करेगी फेस के अंदर से? तो ऑयल पोर्स में से तो ऑयल सिक्रीट हो रहा है, तो उन लोगों की बेस नहीं ठहरती जिनकी ड्यूरिंग फाउंडेशन पसीना आ रहा है। समझ आ गई? तो फेस को पहले अच्छी तरह ड्राई करें, टोनर कर लें, रोज़ वाटर कर लें कि या आइसिंग कर लें कि ऑयल ना निकले। अच्छा, आइसिंग इफेक्टिव है ये इसमें? इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये पोर्स को टेम्पररी क्लोज कर देती है। लेकिन उसके भी लिए भी मैं बच्चियों से कहती हूँ कि या तो हैंड फैन अपने हाथ में रखें कैरी करने के लिए, क्योंकि फेस पे पसीना नहीं आना चाहिए। फेस पे पसीना आने का मतलब पता है क्या? आपके पोर्स में जो कुछ आपने फाउंडेशन की सूरत में दाखिल किया है ना, इट्स एमिटिंग आउट, तो उसको रोकना है, पसीना नहीं आने देना। लेकिन एक अगर हम बात करें तो एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का या सन ब्लॉक का, फिर हाँ उसके जी, ऊपर प्राइमर का, यही फिर उसके बाद आप बेस लगाएं, कंसीलिंग करें, कंसीलिंग के बाद बेस हाँ, लगाएं, इन चीज़ों का क्या रोल है? यही रोल है। पहले आपने स्किन को चेक करना है कि भी आपकी स्किन से ऑयल सीक्रेट नहीं हो रहा, फिर जिन पोर से ऑयल सीक्रेट होता है उसको बंद करना, तो उसके लिए प्राइमर करते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो ज़ाहिर है पोर्स ओपन होंगे, वहीं से ऑयल सीक्रेट होता है, तो फिर उनको प्राइमर लगता है। लोग डरते हैं प्राइमर लगाते हुए कि हमारी स्किन ज़्यादा चिकनी हो जाएगी, लेकिन जो मेन प्राइमर का किरदार है पोर्स को क्लोज़ करना, वो ज़रूरी है। तो इसी तरह जो ड्राई स्किन है उनकी होती है डेड स्किन ऊपर, ड्राई स्किन ऊपर होती है, उसको उतारने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है पहले, फिर प्राइमर लगाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ कि आजकल बहुत सी बच्चियां जो हैं वो मेकअप सीखना भी चाहती हैं, कुछ यूट्यूब का सहारा ले लेती हैं, तो आपको लगता है कि यूट्यूब इज़ इनफ, या अगर कोई प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको क्लासेस भी ज़रूरी होती हैं, या आप खुद कर करके प्रैक्टिस कर करके हाँ, इट विल मेक यू परफेक्ट? बिल्कुल, अगर मैं अपनी ज़ाती बात बताऊँ ना, तो मुझे 7th ईयर होने लगा है और मेकअप इज़ सेल्फ टॉट। मैंने हेयर कलर का बहुत कोर्स किया, हेयर टेक्सचर का बहुत कोर्स किया, लेकिन मेकअप इज़ माय सेल्फ टॉट। लेकिन इतने साल मैंने लगाए हैं, तो मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप विद इन अ ईयर और विद इन फ्यू मंथ्स ट्रैक पर आ जाएँ एंड यू वांट टू अर्न विद इन फ्यू मंथ्स, तो फिर आप कोई अच्छी मेकअप अकेडमी जॉइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेकअप अकेडमी में बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है मज़ीद ग्रो होने के लिए, कोई आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और आप अपनी सिर्फ एंजॉयमेंट की खातिर आप कर सकते हैं, तो फिर आप ईयर्स एंड ईयर्स यूट्यूब से सीखते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। बिल्कुल ठीक। और मेकअप बाय करते हुए, बेस बाय करते हुए या लिपस्टिक्स लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन हाँ जी। ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए? ऑब्वियसली 2 नंबर चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा बिल्कुल। हैं, लेकिन इकोनॉमिकल भी हैं। सो बाज़-औक़ात मैंने ये देखा है कि आप इकोनॉमिकल ब्रांड की तरफ जाते हैं, आप बहुत हाई-फाई ब्रांड की तरफ नहीं जाते ना, तो इकोनॉमिकल भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे बिल्कुल, देता है। बिल्कुल। सो मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदते वक़्त किन चीज़ों को वन शुड कीप इन माइंड? मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, फाउंडेशन आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर लें। तो पाउडर अगर आप लो क्वालिटी का भी यूज़ कर लेते हैं ना, उसका काम है सिर्फ सेट करना। तो पाउडर जो है ना, वो अच्छी से अच्छी फाउंडेशन भी आपने लगा लिया, पाउडर सेट हो जाएगा। पाउडर आप लोकल क्वालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमर है वो आपका एक, अगर आप अफोर्ड कम करते हैं तो आप एक रीज़नेबल क्वालिटी का ले लें, जैसे कि फिटमी का ले लें, मेबेलिन का ले लें और रिवाज का अच्छा, ले लें। एक और ये कि जो प्राइमर्स हैं वो सिलिकॉन बेस्ड भी होते हैं और लिक्विड बेस्ड भी होते हैं, जी, ज़्यादा जी। अच्छे कौन से रहते हैं? ये भी वो स्किन की बात है कि अगर आपकी स्किन टाइप बताती है कि आपको लिक्विड, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो लिक्विड कंडीशन के, और अगर मीडियम स्किन है या ऑयली स्किन है तो फिर लेकिन सिलिकॉन ये बेस्ड। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं उस पे बेस बहुत अच्छी अप्लाई होती है, हाँ वो जी, हाँ बहुत जी। अच्छी लगती है। बट थैंक यू सो मच, सबा जावेद हमारे साथ शो का हिस्सा थी, बहुत ज़बरदस्त मेकअप टिप्स सबा ने हमारे साथ शेयर किया। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी अब जब भी आप दोबारा मेकअप करेंगे। बट इसी के साथ व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।